निर्देशांक ज्यामिति को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुख्य वाक्य है उसे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्राति बोधक, जिसका अर्थ होता है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और ये कथन किसका है? ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। तो उन्होंने कहे हैं कि हम लोग को सवेरे उठना चाहिए और जाग के रहना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए कि जब तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। लक्ष्य मतलब कोई उद्देश्य लेकर के चलते हैं। जैसे अभी 10वीं की परीक्षा है और वो परीक्षा जब तक कि समाप्त नहीं हो जाए तब तक पढ़ाई को काफी तीव्र गति से क्या रखना है? जारी रखना है। तो निश्चित तौर पे हम लोग को अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक रुकना नहीं है। आगे आएंगे तो ये निर्देशांक ज्यामिति को अध्ययन करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। सबसे पहले इसका ग्राफ को देखते हैं। ये दो अक्ष इसमें होते हैं। एक अक्ष का नाम क्या है? तो एक अक्ष का नाम है एक्स अक्ष, यानी बाएं से दाएं जो एक रेखा खींचते हैं और ये एक अक्ष है, ये एक रेखा है और इस रेखा को हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे या इसको कह सकते हैं क्षैतिज रेखा। इसे ही क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है या दूसरा इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा है। फिर वही ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? तो वर्टिकल लाइन। और इसे ही क्या कहा जाता है? वाई अक्ष कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ही वाई एक्सिस कहेंगे। तो ऊपर से नीचे का जो रेखा होगा उसे वाई अक्ष, ऊपर वाई देंगे और नीचे वाई डैश देते हैं। इसी प्रकार इधर दाएं तरफ एक्स देते हैं और बाएं तरफ एक्स डैश देते हैं, यानी एक्स से लेकर के एक्स डैश तक ये एक्स अक्ष कहलाएगा और वही वाई से लेकर के वाई डैश तक वो वाई अक्ष कहलाता है। और ये बीच का जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु इंग्लिश में इसे ओरिजिन कहा जाता है। ये मूल बिंदु हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए? यहाँ पे ग्राफ को देख लिए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। अब आगे आएंगे, ये चतुर्थांश होता है क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये क्या है? एक्स अक्ष है। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? एक बिंदु पर काटा तो हो गया मूल बिंदु। जबकि एक ये तल है, ये तल को 4 भागों में बांटता है। इस तरीके से प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। जैसे कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है और ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। यहां से जो रिलेटिव प्रश्न आएगा इसमें याद रखना है, क्योंकि ये होता है प्लस वाला, यहां भी वाई अक्ष तो ये प्लस वाला और इधर एक्स डैश है तो माइनस वाला एक्स का वैल्यू और ये नीचे वाई डैश है तो वाई का वैल्यू माइनस वाला। अब यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों का वैल्यू प्लस प्लस होता है। याद रखना क्या है कि प्लस प्लस कोई वैल्यू है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेंगे 2 और 3, ये क्या होगा? तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू भी 2 और वाई का वैल्यू भी 3, दोनों क्या प्लस में है। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, वही दूसरा चतुर्थांश में होता है एक्स का वैल्यू इसमें माइनस वाला और वाई का वैल्यू प्लस वाला होता है। तो याद रखना है कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? माइनस और प्लस होगा। पहले माइनस बाद में प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे -3 और 4, ये द्वितीय चतुर्थांश का उदाहरण हो जाएगा। परीक्षा पूछा जाएगी कि -3 और 4 किस चतुर्थांश में है? इसे क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? तो इसमें होता है एक्स का भी वैल्यू माइनस और वाई का भी वैल्यू माइनस। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं -4 और -5, ये किस चतुर्थांश में होगा? तो तृतीय चतुर्थांश में होगा।
इसी तरीके से चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x का वैल्यू प्लस और जबकि y का वैल्यू माइनस। एग्जाम्पल तो आपको देख सकते हैं, माइनस यानी x का वैल्यू प्लस तो 5 और ये -4, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो याद रखना, पहले में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो इसको याद रखना है। अब आगे देखेंगे, ये मुख्य बिंदु है। अब मुख्य बिंदु क्या है, मतलब कुछ कुछ मुख्य बातें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना है इसमें कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखेंगे 0,0 होता है। 0,0 मीन एक्स का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, ये मूल बिंदु है। और यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा, 0,0 होता है। अब किसी बिंदु का निर्देशांक किस फॉर्म में होता है, तो किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक वो क्या होगा, x, y होता है। या x को क्या कहते हैं, भूत, पहले जो होगा वो भूत होगा, बाद वाले कोटि होता है। मतलब x का वैल्यू भूत और y का वैल्यू क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। क्योंकि परीक्षा पूछा जाता है, क्वेश्चन भी रहेगा कि 3, मानिए यहां रहेगा 3 और 4 में कोटि क्या है, 3,4 में कोटि क्या होगा, तो कोटि के होगा बाद वाला, 4 कोटि हो जाएगा। वही पूछा भुज क्या है, तो भुज हो जाएगा पहले वाला, भुज 3 हो जाएगा, पहले भुज और बाद में कोटि होता है। तो इसलिए याद रखना है, किसी बिंदु का निर्देशांक x, y या भुज, कोटि होता है। इसके अलावा इसमें प्रश्न रहेगा कि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x, 0 होता है। x, 0 यानी x का कुछ वैल्यू आएगा लेकिन y का वैल्यू 0 होता है, ये याद रखना है। इसके बाद इसी तरह क्वेश्चन आएगा, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, y यानी पहले x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ होगा, तो 0, y होगा किस अक्ष पर, y अक्ष पर। इसी तरह और भी प्रश्न इसमें रह सकता है कि x अक्ष से लंबित दूरी क्या कहलाता है। x अक्ष से लंबिक दूरी, लंबिक मतलब लंब, x अक्ष पर जो लंब होगा वो क्या कहलाएगा, तो कोटि कहलाता है। y यानी x अक्ष से लंबिक दूरी कोटि कहलाएगा। और इसी तरह से y अक्ष से लंबित दूरी क्या कहलाएगा, भुज कहलाता है। यहां देखेंगे बीच की दूरी से संबंधित प्रश्न आएगा। इसमें होता क्या है, तो जैसे a से लेकर के यहाँ b तक की दूरी ज्ञात करना होता है। अब a का वैल्यू रहेगा x, जैसे कि यहाँ कुछ भी संख्या हो सकता है, तत्काल x1 y1। और इसी तरह b की दूरी क्या है, x2 y2 है। तो इसके a से लेकर बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा, तो इसके लिए सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखेंगे। बीच की दूरी बराबर होगा √× x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे दिया 5,6 और दूसरा 3,4 है। इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम लोग x1 का वैल्यू कितना 5, y1 का वैल्यू कितना 6, इसी तरह x2 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू 4। अब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है उसी सूत्र का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 कितना हो जाएगा, यहाँ x2 3 है, यहाँ 3 घट के क्या लिखेंगे, और x2 ये हो गया 3 और x1 कितना है 5 है, तो 3 घट के 5 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से y2 का वैल्यू कितना है 4 है और y1 का वैल्यू कितना है 6 है, 4 घट के 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से कितना होगा, 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर और -6 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर। इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 दूनी ये भी 4 होगा, 4 4 8,
इसको आगे फॉर्म में लिखेंगे तो 2√2 इकाई। ये क्या हो जाएगा, बीच की दूरी इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। इस आगे देखेंगे अन्य तरह का क्वेश्चन रहता है, मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। जैसे कि एक ये ए और बी के ठीक मध्य बिंदु ठीक बीच की बिंदु को मध्य बिंदु कहा जाता है। और ये मध्य बिंदु ज्ञात करना रहेगा। ये बिंदु का निर्धारण क्या रहेगा, x1 y1, दूसरे बिंदु का x2 y2। इसके लिए जो सूत्र है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। इसी तरह दूसरा है y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये सूत्र है किसके लिए, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। मध्य बिंदु ज्ञात करना रहेगा, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो याद रखना सूत्र को, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल में प्रश्न में रख सकता है कि 2,3 है और दूसरा -5, -6 है। इस दोनों के बीच की दूरी, बीच मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फिर देख लेंगे, x1 हो जाएगा 2 और y1 कितना होगा 3। इसी तरह से x2 कितना होगा, तो -5 और y2 कितना होगा, तो -6। अब मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र है, उस सूत्र के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। सूत्र क्या है, x1 प्लस x2 बट्टा 2। x1 कितना है, x1 यहाँ पे देखेंगे 2 है, 2 और प्लस कितना -5 है x2 का वैल्यू, 2 प्लस -5 बराबर -5, 2 -5 बट्टा 2। और दूसरा क्या होगा, y1 3 और y2 -6 है, तो 3 -6 बट्टा 2। इसलिए 2 में से 5 या कितना, -3 बट्टा 2 ये हो जाएगा। और इसके अलावा ये 6 में से 3 गया तो कितना, 3 बट्टा 2। इस तरीके से ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना रहेगा, तो इस सूत्र का हम लोग याद रखेंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2 है और y1 प्लस y2 बट्टा 2 है। इसके अलावा तीसरे विभाजन सूत्र से रिलेटिव प्रश्न हल करना होता है। इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए ये दो बिंदु है a और b, इसका x1 y1 इसका मान दिया हुआ है, b का वैल्यू x2 y2 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक p बिंदु है, जैसे m1 अनुपात m2 में क्या करता है, बांटता है। तब इस बिंदु p का निशान ज्ञात करना होता है। और इस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। इसलिए विभाजन सूत्र के लिए जो सूत्र है क्या है, pxy, क्योंकि यहाँ का x y का वैल्यू निकालना है, इसलिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। इसी प्रकार से दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये क्या है, विभाजन सूत्र है। अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि बिंदु ए को a2 3 तथा बिंदु बी 3,4 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P क्या करता है, 2:3 में विभाजित करता है या बांटता है। तो P का निशान ज्ञात करें, P का निशान ज्ञात करें। ये इस तरह का प्रश्न रहेगा। तो हमें क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हल करेंगे तो x1 का वैल्यू कितना होगा 2, y1 का वैल्यू होगा 3। इसी तरह से x2 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु 3 है, ये 3 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 4। और m1 m2 कितना हो जाएगा, तो m2 चूंकि 2:3 है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना 3। इसका सहारा लेकर के इस सूत्र को हम लोग प्रयोग करेंगे। m1 के जगह पे m1 का वैल्यू देंगे और m2 के जगह पे m2 का वैल्यू देंगे। इस तरीके से x1 x2 y1 y2 का वैल्यू यहाँ पे रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजन सूत्र के माध्यम से इसे हल कर सकते हैं। या इसका हल को देख लेते हैं यहाँ पे।
क्या है? तो पी एच वाई बराबर यहां लिखे, सूत्र यही रहेगा M1 के पे कितना है? तो M1 2 और 3 है, नीचे हम लोग लिख रहे 2 + 3। इसी प्रकार से यहाँ पे M1 + M2 है 2 + 3। अब सूत्र क्या है? M1 X2 तो M1 कितना? 2 और X2 का वैल्यू कितना है यहाँ? 3, 2 × 3 हो जाएगा। फिर इस तरीके से M2 X1 का वैल्यू कितना है? 3 है, यहाँ 3 दे दिए। फिर गुना में क्या देंगे? X1 कितना है? 2। इसी प्रकार से M1 Y2 कितना? 4, 2 × 4। M2 Y1 कितना? 3 और गुने कितना होगा? Y1 का वैल्यू ये भी 3 है। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। 2 3 कितना होगा? 6 और 3 दूनी 6, नीचे कितना? 2 3 5, इसी तरह 2 का 8 और 3 3 9, 2 3 5। आगे हल करेंगे तो 612 + 5, 8 9 17 + 5 और यही इसका क्या हो जाए? आंसर हो जाए। इसके अलावा प्रश्न रहता है विभाजन, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है? तो एक त्रिभुज होता है ABC। अब A का वैल्यू मान ली X1 Y1 दिया है, B का वैल्यू X2 Y2 दिया है, C का वैल्यू X3 Y3 दिया हुआ है। यानी अब यहां से कुछ भी वैल्यू 2 3 3 4 4 5 कुछ भी दिया जा सकता है। अब इसके लिए सूत्र है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 X1 Y2 - Y3 प्लस X2 Y3 - Y1 और प्लस X3 Y1 - Y2। ये क्या है? सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया रहेगा कोई 2, 3, दूसरा बिंदु 3, हो सकता 5, तीसरा बिंदु 2, 4 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? X1 का वैल्यू लिख लेंगे। X1 कितना? शुरू A वाला X1 होगा, X1 का वैल्यू 2 और Y1 का वैल्यू कितना? 3। इसी तरह से X2 का वैल्यू कितना? 3 और Y2 का वैल्यू 5। इसी प्रकार से ये C वाला X3 और Y3 का वैल्यू है X3 बराबर 2 और Y3 बराबर कितना होगा? 4। अब ये X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 का वैल्यू आपको मालूम हो गया है। तो अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र है उस सूत्र पे क्या करना होता है? बैठा देना होता है। तो 1/2 सूत्र क्या है? 1/2 X1 के पे कितना है? 2 है, यहां 2 देंगे। फिर क्या होता है सूत्र? Y2 - Y3। Y2 कितना है? 5 घटे कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह X2 का वैल्यू लिखेंगे कितना है? 3 और आगे सूत्र क्या है यहाँ पे? Y3 - Y1 तो 3 - Y1 4 घटे कितना? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से X3 है, X3 का वैल्यू कितना है? 2 2 देंगे और यहाँ पे क्या है? Y1 - Y2 तो 1 कितना? 3 घटे 5। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये हल हो जाए 1/2 2 का 2 5 में से 4 गया तो 1 3 और इसी तरह 4 में से 3 गया तो 1 फिर +2 और 3 में से -5 गया कितना? -2। अब हल करेंगे 1/2 2 को 1 से गुना 2 3 1 3 और 2 दूना -4 कितना होगा? 1/2 गुने 3 में 5 में 4 गया तो 1 बराबर 1/2। अब क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई लिखते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम इस सूत्र के माध्यम से, ये सूत्र याद रखने के लिए आसान ये होगा जैसे 1/2 और X1 लिखे, X2 लिखे और X3 लिखे।
बाहर में x1, x2 और x3 लिखेंगे, जबकि ब्रैकेट में y वाला लिखाता है तो x1 है तो 1 के बाद आता है 2, इसलिए इसको याद रखेंगे y2 और 2 के बाद 3 y3। यहां देखेंगे x2 है, 2 के बाद आता है 3, इसलिए y3 घटे 3 के बाद आएगा फिर 1, इसलिए y3 घटे y1 होगा। यहाँ पे x3 है तो 3 के बाद आएगा क्या, क्योंकि 1 से 3 तक है संख्या इसमें, इसलिए फिर 1 घटे 2 होगा। इस तरह इस सूत्र को याद कर लेना है। और मात्र इसमें कितना सूत्र है, सूत्र मात्र इसमें एक हो गया बीच की दूरी, इसे याद रख लेना है, एक मध्य बिंदु इसे याद रखना है, एक विभाजन सूत्र और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। मात्र 4 सूत्र है इस चैप्टर को बनाने के लिए। तो सूत्र को याद करने के तत्पश्चात प्रश्न को बना के देखिएगा तो निश्चित तौर पे सारे प्रश्न बनेंगे ही।